Good morning students. Today we will start our topic measurement of national income. National income को measure करने के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, 3 मेजरमेंट होते हैं. पहला क्या है? प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं. सेकेंड है हमारा इनकम मेथड. थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड. लेकिन आज सिर्फ हम वैल्यू एडिड मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे. वैल्यू एडिड मेथड किस लिए यूज़ होता है? नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन. देखिए ये जो लाइन है डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई फैक्ट्री वाला है, पहले तो वो गेहूं लेके आता है, अनाज लेके आता है 200 रुपये की, और फिर उस 200 रुपये की अनाज का वो आटा पिसवाता है और उसके 400 रुपीज़ लगते हैं. फिर उस आटे को लेके मान लीजिए वो ब्रेड बनाता है और 700 रुपये की वो ब्रेड बेचता है. तो यानी इसके जो प्रोडक्शन के काम करने के अलग अलग फेज हुए, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन. और वैल्यू एडिड मेथड को हम क्या बोलते हैं? इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म. यानी कि एक फर्म है या जो इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, जो सामान बना रहे हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, वो रॉ मटेरियल में कितनी कितनी वैल्यू एडिट करते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड मेथड. आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं. मान लीजिए एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज है और वो एक प्रोडक्ट बनाता है. उसके लिए मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल खरीदता है. हमें फैक्ट्री में साइकिल बनानी है और उसके लिए हम एक रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं. मान लीजिए रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं 100 रुपीज़ का. अब उस रॉ मटेरियल में हमने मान लीजिए आयरन खरीदा है या आयरन खरीद लिया. अब उस आयरन खरीदने के बाद हम और क्या क्या खरीदेंगे रॉ मटेरियल में साइकिल बनाने के लिए? मान लीजिए 500 की हमने टायर्स भी खरीदे, साइकिल में बेल भी लगती है, 600 रुपीज़ की हमने बेल भी खरीदी है. तो हमने बहुत सारे आइटम्स खरीदे हैं. तो यानी ये जो हमारा 100 है, 500 है, 600 है, ये सब क्या है? हमारे रॉ मटेरियल है. और इन रॉ मटेरियल को मिला के हम एक क्या बनाएंगे? फाइनल आउटपुट बनाएंगे. तो यानी वैल्यू एडिड के फॉर्मूले की बात करते हैं हम. तो वैल्यू एडिड क्या होता है? वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल. और आउटपुट का मतलब क्या होता है? हमारे पास क्या सामान निकल के आया है. अब देखिए इन दोनों वर्ड्स को समझने के लिए, इन दोनों कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ. मान लीजिए हमने फ्लोर लिया है मिलर से 500 रुपीज़ का. कितने का लिया है? 500 रुपीज़ का. और उस यूजिंग द फ्लोर हम क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं 700 रुपीज़ की और ब्रेड बेचते हैं 700 रुपीज़ की. तो इन दोनों में मुझे आउटपुट क्या मिला है? आउटपुट तो मुझे ब्रेड मिली है. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या कहलाएगा? ₹700. और मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि जो मेरा रॉ मटेरियल है वो क्या है? मेरा 500 रुपीज़ का. तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या कहलाया मेरा? ₹500. अब 500 रुपये का आटा था, ब्रेड कितने की बनी? 700 रुपये की. तो मैंने इसमें कितनी वैल्यू ऐड करी है? मैंने वैल्यू एडिट करी है 200 रुपीज़, यानी 200 रुपये का फ़र्क है. आप इसे और कैसे निकाल सकते हो? वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है मेरा? 700 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है मेरा? 200. 700 माइनस 200 कितना आया मेरा? 700 माइनस 500 कितना आया मेरा? 200. यानी मैंने इनमें फ्लोर से लेके ब्रेड के बीच में कितनी वैल्यू एडिट करी है? मैंने 200 रुपये अपनी वैल्यू ऐड करके अपनी ब्रेड को मैंने आगे बढ़ाया और उसे बेचा है. नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है आपका? वैल्यू ऑफ आउटपुट जो मैंने यहाँ लिखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर आप डेफिनेशन समझेंगे तो ये क्या होता है कि मैंने पूरे साल में एक पूरे कितने अकाउंटिंग ईयर में गुड एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू क्या रखी है. यानी जो मैंने पूरे साल में मान लीजिए ब्रेड बनाई है, तो मैंने ब्रेड कितने की बेची है? मैंने ब्रेड 700 रुपये की बेची है. तो 700 रुपये क्या कहलाया यहाँ? वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट ये तो सिंपल एक एग्जाम्पल था, लेकिन हमें अगर पेपर में आता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. सेल्स क्या होता है? जो सामान हम बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेल. अगर आपको सेल निकालनी है, मान लीजिए किसी भी चीज़ की सेल निकालते हैं तो हम नॉर्मली यही करते हैं, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं आउटपुट सोल्ड. मान लीजिए पेन का प्राइस निकालना है और एक पेन कितने रुपए का है? एक पेन 5 रुपीज़ का है और मैं कितने पेन बेचना चाहती हूँ? 20 रुपये के.
तो पेन की सेल वैल्यू क्या हुई 20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू रुपीज 100। 100 क्या हुआ पेन का वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है, क्वेश्चन में ट्रिक कैसे आता है सेल्स के केस में। सेल्स भी हमारे दो तरीके की होती है, सेल्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने पहली वीडियो में या थर्ड वीडियो में डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में डिस्कशन किया था। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, यानी जो डोमेस्टिक सेल है आपकी टेरिटरी के बीच में जो भी सेल हो रही है उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक सेल। और जो सेल हमारे हो रही है सेल्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो सेल हम बाहर कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब क्वेश्चन में दो तरीके की सेल्स गिवन होती है, सेल्स भी गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स भी गिवन है और एक्सपोर्ट भी गिवन है। तो बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन क्या होती है कि मैम हम इनमें से कौन सी सेल्स लेंगे। तो मैं यहाँ आपको कुछ केसेस बता रही हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी सेल्स लेनी है और कौन सी सेल्स नहीं लेनी है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपका एक आउटपुट है, पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, अलग अलग जो पॉइंट्स क्वेश्चन में आते हैं हम वो समझेंगे। मान लीजिए अगर कोई भी सेल्स गिवन है, आपके पास कोई भी सामान है, अगर आपने उसको पूरे अकाउंटिंग ईयर में, यानी अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है हमारा 1 मार्च से लेके 31 अप्रैल तक, अगर आपने उस सामान को पूरे अकाउंटिंग ईयर में बेच दिया है तो वो तो क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ही कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस ये आता है अगर वो सामान पूरे अकाउंटिंग ईयर में नहीं बिका और वो बच गया तो वो जो सामान है वो क्या कहलाएगा, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या है, वो क्या कहलाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। वो किसका पार्ट होगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक का। क्लियर है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ दो बातें बताई हैं। अगर आप जो सेल कर रहे हैं विद इन अकाउंटिंग ईयर के, यानी एक साल के अंदर अंदर उस सामान को बेच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा। लेकिन वही सामान अगर आपका बच जाता है, कुछ सामान आपका मटेरियल बच जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनसोल्ड स्टॉक, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा कंसेप्ट क्या है, डोमेस्टिक सेल्स का कंसेप्ट है। अब देखिएगा, मान लीजिए आपका कि एक्सपोर्ट्स हैं, आपके एक्सपोर्ट भी हैं। अगर एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास, मैं इसमें अब आपको केस 1 समझाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें आपको सेल्स दे रखी है 2000 और एक्सपोर्ट्स भी गिवन है आपको 400 रुपीज़। क्वेश्चन सन में आया, आपको सेल्स भी गिवन है 2000 और एक्सपोर्ट्स की गिवन है आपको 400। लेकिन हमें क्वेश्चन में आंसर में क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है वो हम क्या लेते हैं, वो हम सेल्स को मान के चलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सेल्स भी गिवन है और एक्सपोर्ट्स भी गिवन है। अगर ऐसा कोई केस आता है आपके पास जब आपको सेल्स भी गिवन है और एक्सपोर्ट भी गिवन है, तो आप एक्सपोर्ट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, आप सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या मान के चलोगे, सेल्स को। तो यहाँ हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ₹2000। नाउ केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है, अगर आपके पास डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, यानी सेल्स विद इन द टेरिटरी गिवन है 700 और आपको एक्सपोर्ट्स भी गिवन है 200 और आपसे पूछा है बताइए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा। इस केस में मैंने अभी आपको बताया भी था, देखिए सेल्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस सेल्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक्सपोर्ट, यानी जो डोमेस्टिक सेल को अगर हम प्लस कर देते हैं एक्सपोर्ट से तो हमें इससे क्या मिलता है, हमें सेल्स मिलती है। क्या यहाँ आपको डायरेक्टली सेल्स वर्ड गिवन है, नहीं गिवन है। जब आपको डायरेक्टली सेल्स वर्ड गिवन नहीं होगा तब आप डोमेस्टिक सेल को प्लस करोगे एक्सपोर्ट से, यानी 700 प्लस 200 इज इक्वल टू 900 आपका क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैम मान लीजिए सेल्स गिवन है और डोमेस्टिक सेल गिवन है, उस केस में भी आपको डोमेस्टिक सेल नहीं लेनी। कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्टली सेल्स गिवन है या वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको डायरेक्टली दे रखा है तो वेल एंड गुड है, अगर सेल्स दे रखे है तो सिर्फ आप सेल्स ही लोगे। अब हमने और क्या पढ़ा, प्लस चेंज इन स्टॉक पढ़ा।
चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, हमारे स्टॉक में कितना बदलाव आया है, वो हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी शुरुआत में मेरे पास स्टॉक कितना था और एंड में मेरे पास स्टॉक कितना था। अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन में पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था, डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब हर प्रोडक्शन का अलग अलग आएगा। देखिए यहाँ पे 200 था, तो ये 200 क्या कहलाया, GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये कौन से फेज का था, फर्स्ट फेज का था। अगर हम 400 की बात करते हैं, ये सेकंड फेज है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैसे ही थर्ड फेज का क्या है, ये 700 है, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हमें तीनों फेसेस का इकट्ठा वैल्यू एडेड निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, इन तीनों को प्लस कर दोगे, फर्स्ट फेज प्लस सेकंड फेज प्लस थर्ड फेज, इन तीनों को मिलके हम इसको ये भी बोल सकते हैं, सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी अगर हम तीनों को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, GDP एट